हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आज तटस्थता वक्र विधि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया हुआ था उपभोक्ता के व्यवहार के गणनावाचक दृष्टिकोण की, कार्डिनल अप्रोच की, जिसके तहत हम ये कहते थे कि उपयोगिता की माप संभव है, यानी उपयोगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं। लेकिन ये जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है ये हमारा ऑर्डिनल अप्रोच पे आधारित है, यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण पे आधारित है, जो ये कहता है कि उपयोगिता की माप संभव नहीं है, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और यह व्यक्ति से व्यक्ति में बदलती है। जैसे किसी वस्तु से मुझे उपयोगिता अलग मिल सकती है और आपको उसी वस्तु से अलग उपयोगिता मिल सकती है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण का कहना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और इसकी संख्यात्मक माप संभव नहीं है, यह व्यक्ति से व्यक्ति में बदलती रहती है। इस प्रकार क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित है कि किसी वस्तु की उपयोगिता को पूर्ण रूप से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उपभोक्ता के लिए यह बताना संभव है कि एक वस्तु उसे दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक, कम या बराबर संतुष्टि दे सकती है। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं x और y, तो हम ये कह सकते हैं कि x वस्तु हमें y की अपेक्षा ज़्यादा पसंद है, या x वस्तु y से कम पसंद है, या x हमें y के बराबर ही पसंद है। ऐसा तो हम कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि गणनावाचक दृष्टिकोण में होता था, जिसमें हम ये कहते थे कि उपयोगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे हम रैंकिंग कर सकते हैं कि फर्स्ट हमारा x वस्तु है, सेकंड हमारा y वस्तु है, थर्ड हमारा z वस्तु है। इस प्रकार का रैंकिंग देना संभव है, लेकिन संख्या के रूप में हम उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं या संतुष्टि को नहीं माप सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग उदासीनता वक्र की अवधारणा को समझेंगे। उदासीनता वक्र, जिसको हम लोग अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इसलिए आपको हिंदी के साथ साथ इसका अंग्रेजी शब्द इंडिफरेंस कर्व जानना बहुत जरूरी है। अब इंडिफरेंस कर्व के बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व के गुणों के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर उदासीनता वक्र की ढलान, या जिसको हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग MRS भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे बजट लाइन की, फिर उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, उदासीनता वक्र अनुसूची, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल। शेड्यूल मतलब एक टेबल बना होगा, उसी टेबल के आधार पे हम लोग उदासीनता वक्र उसी टेबल को हम लोग उदासीनता अनुसूची कहेंगे। जैसे हमारे पास दो वस्तुओं का बहुत सारा संयोग होगा, जिसके प्रति हम उदासीन होंगे, यानी कि हम उन संयोगों में से कोई संयोग चुन लेंगे तो हमें एक समान संतुष्टि मिलेगी, और इसी सरणी को हम लोग उदासीनता वक्र अनुसूची कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, दो वस्तुएं हैं एप्पल और ऑरेंजेस। इनका हमारे पास चार संयोग है, A B C D। संयोग एक में हमें 1 सेव और 10 संतरा है, संयोग 2 में 2 सेव और 7 संतरा है, इसी प्रकार संयोग 3 में 3 सेव और 5 संतरा है, और संयोग D में 4 सेव और 4 संतरे हैं। तो हम इन चारों में से कोई भी संयोग चुने, कोई भी कॉम्बिनेशन चुने, हमें एक समान संतुष्टि मिलेगी, एक समान संतुष्टि मिलेगी, एक समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम लोग x की मात्रा बढ़ा रहे हैं या सेव की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमें क्या हो रहा है, संतरे की मात्रा को कम करना पड़ रहा है। तो इस क्रिया ऐसा करने पे हमारी संतुष्टि का जो स्तर है वो समान बना हुआ है। अब इसी अगर शेड्यूल को हम लोग एक वक्र के द्वारा दिखा दें, तो ये हमें
उदासीनता वक्र बतलाएगा। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो देखिए इसको हम लोग एक वक्र में बनाते हैं। इधर हमने दिखा दिया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4। ये हम क्या दिखा रहे हैं, इधर एप्पल्स दिखा रहे हैं, एप्पल्स या एक्स वस्तु कह सकते हैं। और इधर हम लोग वाई वस्तु को दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये संयोग हमें क्या बता रहा है, 1 सेव और 10 ऑरेंज सबसे ऊपर मिलेगा आपको, 1 सेव 10 ऑरेंजेज। दूसरा आपको मिलेगा 2 सेव और 7 संतरा, तो ये आपका ए हो गया जिसमें 1 और 10 का कॉम्बिनेशन है, 1 सेव और 10 संतरे का। बी हमें मिलेगा, बी हमें क्या बता रहा है, 2 सेव और 7 संतरे। सी संयोग हमें क्या बता रहा है, 3 सेव और 5 संतरे। और डी संयोग हमें बता रहा है 4 सेव और 4 संतरे। और इसी को एक इन्हीं रेखाओं इन्हीं पॉइंट को मिला देंगे तो हमें एक इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा, वो इस प्रकार से हमें मिलेगा। इधर y वस्तु होगी और इधर x वस्तु होगी। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा, उदासीनता वक्र उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसके प्रतिपादन का श्रेय या इसको बनाने का श्रेय F.Y. एजवर्थ, फ्रांसिस सीडरो एजवर्थ को जाता है, जिन्होंने इसका निर्माण 1818 में किया था। ये मूल रूप से एक इंजीनियर थे। इनके द्वारा बनाए गए तटस्थ वक्र का इकोनॉमिक्स में प्रयोग विल्फ्रेडो पैरेटो ने किया। विल्फ्रेडो पैरेटो के बाद स्लट्सकी ने 1915 के करीब अपना उपभोक्ता के चयन का सिद्धांत तटस्थ वक्र के आधार पर ही दिया था, लेकिन इनके सिद्धांत को उस समय बहुत ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और ये रसिया के इकोनॉमिस्ट थे। तो 1915 में यूगेन इवेनरिच स्लट्सकी, शॉर्ट में इनको ई स्लट्सकी कहते हैं, इन्होंने तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के चयन के सिद्धांत का निर्माण किया, लेकिन इसको उतनी ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि उसमें वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ये रसिया से बिलोंग करते थे। फिर 1934 और 35 के करीब J.R. हिग्स और R.G.D. एलन ने इन तीनों लोगों के कार्यों को, एजवर्थ के, पैरेटो को और स्लट्सकी के कार्यों को मिलाकर तटस्थता वक्र का विधिवत अध्ययन किया और उपभोक्ता के संतुलन के बारे में भी बतलाया। तो सन 1934 में सर जॉन रिचर्ड हिग्स, जिनका शॉर्ट में नाम बोलते हैं J.R. हिग्स, और सर रॉय जॉर्ज डगलस एलन, जिनको हम लोग R.G.D. एलन के नाम से जानते हैं, ने एजवर्थ, स्लट्सकी और पैरेटो के कार्यों के आधार पर तटस्थता वक्र विधि का विधिवत विश्लेषण किया। तो ये देखिए आपका तटस्थता वक्र है, इधर एक्स एक्सिस पे एप्पल्स है और वाई एक्सिस पे हमारे ऑरेंजेज हैं। पहला संयोग हमारा 1 सेव और 10 संतरे को बताता है, दूसरा संयोग 2 सेव और 7 संतरों को, तीसरा 3 सेव और 5 संतरों को, और चौथा 4 सेव और 4 संतरों को दिखला रहा है। इन्हीं पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। तो इस इंडिफरेंस कर्व की जो ढलान है वो क्या है, ऋणात्मक है। जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, एक्स वस्तु की मात्रा हम इधर बढ़ा रहे हैं, तो हमें वाई वस्तु की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इस कारण से इसकी ढलान ऋणात्मक भी होती है, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। अब फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस मैप की। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग एक ही डायग्राम में कई सारे इंडिफरेंस कर्व को बना देते हैं, यानी एक ही डायग्राम में एक से अधिक तटस्थ वक्रों को बना देते हैं, तो उसको हम लोग तटस्थ मानचित्र कहते हैं। देखिए जैसे इस डायग्राम में IC1, IC2, IC3 3 इंडिफरेंस कर्व है। एक मैं और बना दे रहा हूं IC4। ये हमारे पास 4 इंडिफरेंस
कर्व है, ये चारों हमें संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दिखा रहे हैं और चारों को एक साथ निरूपित करने पर हमें तटस्थता मानचित्र मिल जाता है। तो जो IC1 वक्र है वह संतुष्टि के सबसे कम लेवल को बता रहा है, सबसे कम स्तर को बता रहा है। IC2 IC1 की अपेक्षा अधिक संतुष्टि को बता रहा है। IC3 IC1 और IC2 की अपेक्षा अधिक संतुष्टि, और IC4 सबसे अधिक संतुष्टि को बता रहा है। अगर उपभोक्ता से कहा जाए कि आप इन चारों में से किस तटस्थता वक्र को चुनेंगे, तो उपभोक्ता निश्चित रूप से IC4 को चुनेगा, क्योंकि यह संतुष्टि के उच्चतम स्तर को बतला रहा है। इस प्रकार IC1 सबसे कम संतुष्टि के स्तर को, फिर IC2, फिर IC3, फिर IC4 आपका संतुष्टि के स्तर को बतला रहा है। अब फिर हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की मान्यताओं के बारे में। तो इंडिफरेंस कर्व की मान्यताएं या क्रमवाचक सिद्धांत की मान्यताएं दोनों समान होंगी। पहली बात, उपभोक्ता तर्कसंगत है, उपभोक्ता विवेकशील है, यह अपना विवेक के आधार पर काम करेगा, मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेगा। जैसे यह वस्तुओं की अधिक मात्रा को ज़्यादा पसंद करेगा, अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करेगा कि इसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाए। ठीक है, ये इन सभी बातों का ये ध्यान में रखेगा। इसे मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है। उपयोगिता को क्रमसूचक संख्याओं में मापा जा सकता है, यानी ऑर्डिनल नंबर्स में उपयोगिता को हम माप सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस प्रकार की रैंकिंग कर सकते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कम होती जाती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS कहते हैं, यह हमें बतलाता है कि जैसे जैसे हम X वस्तु की अधिक मात्रा का प्रयोग करते जाते हैं तो हमें Y वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, और जो हम Y वस्तु की मात्रा का त्याग कर रहे हैं उसकी दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम लोग अभी एक एग्जाम आगे फिर से देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये जानिए कि जिस दर पर X के बदले Y का प्रयोग किया जाता है वह कम होती जाती है, उसी को हम लोग जिस दर पर X के बदले Y का प्रयोग किया जाता है उसे हम MRS कहते हैं। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे फिर से। उपभोक्ता का व्यवहार कंसिस्टेंट है, सुसंगत है। मतलब अगर उपभोक्ता के पास दो संयोग हैं, एक संयोग A है और एक B है, अगर उसने कह दिया कि उसे A संयोग B की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बाद में वह B को कभी भी A से ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, यानी उसका व्यवहार में क्या है, संगति है। तीसरी बात है परिवर्तनशीलता या ट्रांजिटिविटी, इसको संक्रामकता भी बोलते हैं, इंग्लिश शब्द जानते रहिए, ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि अगर A संयोग B से अच्छा है और B संयोग C से अच्छा है तो निश्चित रूप से A संयोग C से भी अच्छा होगा। ये आपका क्या है, ट्रांजिटिविटी अप्रोच है। अब हम लोग बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर, MRS की। तो ये जो तटस्थता वक्र होता है उसकी ढाल को भी हम लोग क्या कहते हैं, MRS कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो वस्तु X के लिए Y के प्रतिस्थापन की सीमांत दर Y की वह मात्रा है जो X की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया में त्यागी जाएगी। इसको अभी हम एक टेबल में आपको दिखाएंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आपको ये परिभाषा, चाहे ये परिभाषा याद कर लीजिए या फिर ये वाली परिभाषा। दो वस्तुओं X और Y के संयोग में यदि X वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है तो निश्चित रूप से Y वस्तु की मात्रा में कमी की जाएगी ताकि उपभोक्ता संतुलन के पहले वाले स्तर पर बना रहे। तब X की Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर Y की वह मात्रा है जो X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया में त्यागी जाती है। तो देखिए
x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर ये किसके बराबर होती है? तटस्थता वक्र के ढाल के बराबर होती है। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और ये जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है ये क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x या dy बाई dx है, या mu x अपॉन mu y है। तो इसको देखिए, यहाँ पे इस टेबल के द्वारा हमने MRS निकाला हुआ है। हमें एप्पल और ऑरेंज दिया हुआ है, ये मान लेते हैं x वस्तु है और ये क्या है आपका y वस्तु है। ए संयोग में हमने क्या किया? 1 सेव और 10 संतरा लिया हुआ है। संयोग बी पे 2 सेव और 7 संतरे हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, x की एक इकाई को बढ़ाया, यानी x में एक इकाई बढ़ाया हमने, तो हमें y की मात्रा में 3 इकाइयों की कमी करनी पड़ रही है। तो यही क्या है कि हम x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया में y की जितनी मात्रा का त्याग करते हैं वही हमारा सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। तो क्या हो गया आपका, एक x को प्राप्त करने के लिए आप y की 3 इकाइयों का त्याग कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, संयोग C, B से संयोग C में आप गए तो 2 से 3 पे जा रहे हैं, यानी एक इकाई अतिरिक्त x की मात्रा प्राप्त करने के लिए हम y की कितनी मात्रा का त्याग कर रहे हैं? पहले 7 था, अब हम 5 का त्याग कर रहे हैं, यानी -2 का त्याग कर रहे हैं। एक संबंध है 2। फिर इसके बाद क्या है, C से D, यानी आपने एक इकाई और x वस्तु का बढ़ाया, x वस्तु की एक इकाई बढ़ाया तो y वस्तु की भी हमें एक इकाई की कमी करनी पड़ रही है। यानी x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया में हमें y की एक अतिरिक्त इकाई त्याग करना पड़ रहा है, और यही y की त्यागी गई मात्रा ही हमारा सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। इसको अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। x एक्सिस पे x गुड्स को दिखा रहे हैं हम लोग, और y एक्सिस पे y गुड को दिखा रहे हैं। आप जानते हैं ये क्या है, आपका इंडिफरेंस कर्व है जो कि कन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, और इसकी ढाल क्या है? ऋणात्मक है। ऐसा क्यों है, अभी हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसके A बिंदु पर हैं तो हम y वस्तु की y1 मात्रा और x वस्तु की x1 मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। बिंदु B पर आते हैं तो B बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं? x वस्तु की x2 मात्रा और y वस्तु की y2 मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी x की जब हमने मात्रा बढ़ाई है तो हमें y की मात्रा क्या करनी पड़ रही है? कम करनी पड़ रही है। तो ये जो दूरी हो गई इसको हमने क्या कह दिया? डेल्टा y, और इसको हमने कह दिया डेल्टा x। तो MRS क्या हो जाता है आपका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये हो गई आपकी तटस्थता वक्र की ढाल, और तटस्थता वक्र की ढाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। आप इसको एक बार फिर से अपने से करने का प्रयास करेंगे, और जो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने निकाला हुआ है ये टेबल, इस टेबल से आप फिर से निकालेंगे। अब एक नियम आता है घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन